आइए कक्षा 10 का जो है जो पेपर हुआ है 1 मार्च 2025 को, तो इसका हल मैंने लाइव में कुछ 7-8 प्रश्न बताए थे। तो इसके आगे जो है फिर से दोबारा इन प्रश्नों को बताए दे रहा हूँ। यह सेट जो है 822 सीबी है, 822 सीबी, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न बताते हैं। हालांकि मैं 8, 7 या 8 प्रश्न बता चुका हूँ इसके, लेकिन फिर से शुरू से खंड आगे सारे प्रश्न इस वीडियो में बताए दे रहा हूँ। इसका आंसर, दो संख्याओं ए और बी का मासा 5 है और उनका लासा 200 है, तब ए और बी का गुणनफल होगा। तो देखिए होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणे दोनों संख्याओं का मासा। तो प्रथम संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मासा कितना है 5 और लासा है 200। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो ए गुणे बी बराबर 5 गुणे 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 5 में 200 गुणा करेंगे तो 1000। तो इस प्रकार से इसका बी विकल्प सही है। अगला दूसरा प्रश्न, संख्या 4√3 है। देखिए √3 ये अपरिमेय संख्या है और 4 परिमेय है, तो परिमेय का अपरिमेय में या अपरिमेय का परिमेय में गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। 25 का लासा 100 है तो HCF का मान होगा। देखिए इन दोनों संख्याओं का LCM 100 है, तो HCF पूछ रहा है। तो अभी सूत्र पहले प्रश्न में बताया कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणे दोनों संख्याओं का मासा। तो मासा पूछ रहा है HCF, तो हो जाएगा प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे LCM। LCM 100 है, तो काट दीजिए 20 पंचे 100 और 5 से 5 बचा 25। तो HCF मतलब इन दोनों संख्याओं का 20 और 25 का जो है मासा कितना हो गया 5। तो ये इसका जो है डी विकल्प सही हो गया तीसरे प्रश्न का। यदि 1/x² धन 6 बराबर 1/10 बराबर वो 1/10² प्लस 6 और 10 दोनों एक के बटा में है, तो दोनों को पलट दीजिए। तो x² प्लस 6 बटे 1 बराबर 10 बटे 1, तो बटे में 1 लिखे चाहे न लिखे, तो हमारा समीकरण बन गया x² प्लस 6 बराबर कितना 10। ये इस तरह से 6 को दाहिनी साइड ले जाएंगे इस तरह से, तो x² तो 6 10 में से 6 घट जाएगा तो 4, x से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 4 में, तो x बराबर √4। अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में, अर्थात वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में, तो x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है। इस प्रकार से चौथे का जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, इसका आंसर बी। ठीक, अगला पांचवा प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। अब देखिए यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है। विविक्तकर क्या होता है, देखिए चूंकि यहाँ पर स्मॉल c लिखा हुआ है तो हम इसकी कैपिटल समीकरण ax² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c बराबर 0 से कर देंगे तुलना। इस समीकरण से इसकी तुलना कर देंगे, तो a बराबर 2, b बराबर -8 और कैपिटल c बराबर स्मॉल c। तो चूंकि मूल यह भाषा लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं इसलिए विविक्त कर b² माइनस का 4ac बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब b का मान कितना है -8, तो -8 का वर्ग, -8 का वर्ग कर देंगे, -4 a का मान कितना है, a का मान है 2 गुणे कैपिटल C का मान कितना है स्मॉल c बराबर 0। तो 8 × 64 माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 दूनी माइनस का 8 c बराबर 0। 64 इधर ले जाइए दाहिने साइड तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का 8c बराबर 64 ले जाएंगे दाहिने साइड तो माइनस का 64, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 गुणे में है c के तो बटे में चला जाएगा, तो 8 से 64 काटेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से c का मान हमारा 8 हो गया, विकल्प डी सही है इस पांचवें प्रश्न का। अगला छठवां प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए यह द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद x में द्विघात है तो x के 2 मान होंगे, उन दोनों मानों में से एक मान दिया हुआ है x का, तो a का मान पूछ रहा है। तो चूंकि 2 इस बहुपद का क्या है शून्यक है, इसलिए यह 2 इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा तो यहाँ पर x की जगह उठा के 2 रख देंगे, तो x² मतलब 2 की जगह 2 को रखेंगे x की जगह, तो 2 का स्क्वायर -3 गुणे x की जगह फिर से 2 लिखेंगे प्लस 5a। अब चूंकि 2 शून्यक है इसलिए इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे इस तरह से।
ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 माइनस का 6 अब प्लस का 5a बराबर 0। 4 में से 6 घटा देंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब माइनस 2 दाहिने तरफ उठा के ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5a बराबर हो जाएगा 2। और a का मान कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/5। तो यह आंसर हो गया। तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही है, छठवें का सी विकल्प सही है। ठीक है। अगला 7वां प्रश्न है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, मतलब इस बहुपद के गुणनखंड करना है। ठीक है ना। तो बहुपद है हमारा स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। तो आचार पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक करते हैं गुणा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 6। यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले प्लस चिन्ह है और अचर पद के पहले भी प्लस का चिन्ह है, मतलब चिन्ह समान है। ठीक है ना। तो जो यहाँ 5x के पहले माइनस चिन्ह लगा है तो यह माइनस चिन्ह ही 2 बार आएगा। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6। तो इस तरह से 2 में से 3 या 3 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और दोनों को माइनस का रख देंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3x। अब देखिए चाहे माइनस 2x पहले रखें चाहे माइनस 3x, दोनों में से किसी को रखें पहले, लेकिन रहेंगे दोनों माइनस के। अब प्लस का 6, जब 4 पद हो जाए तो शुरू के 2 पद अंत के 2 पदों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन है हमारा x, तो x माइनस 2 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन है -3, क्योंकि यहाँ माइनस के चिन्ह है प्लस का, तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, माइनस यहाँ बनाना पड़ेगा, तो x माइनस 2 हो गया। अब इस पद में कॉमन x माइनस 2 कॉमन है, मिल रहा है पहला पद दूसरा पद, दोनों पदों में x माइनस 2 क्या है, कॉमन है। तो अंदर बच जाएगा x माइनस 3। इस प्रकार से हम यदि करके इसको लेंगे तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा यदि करके। तो x के 2 मान 2 और 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, 2 और 3 ये उत्तर हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -6, 5 इस तरह से देखिए हम बना लेते हैं इसका x अक्ष और ये y अक्ष हो गया। x अक्ष इधर माइनस का x अक्ष, ऊपर y अक्ष, नीचे की तरफ माइनस का y अक्ष। अब देखिए x मतलब भुज का मान माइनस का है, मतलब इधर आएगा -5, ठीक है ना, और y का मान प्लस का है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ये बिंदु होगा, ठीक है ना, मतलब इस चतुर्थांश में होगा। ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय, तो द्वितीय चतुर्थांश इसका उत्तर सही है, बी विकल्प सही है 8वें प्रश्न का। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद 9वां प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। तो देखिए हमारा सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे कितना, त्रिज्या। ये इस तरह से ये हम सूत्र जानते हैं। तो कोण कितना है, थीटा है, चाप नहीं पता, त्रिज्या कितनी पता है, a। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण अगुणे त्रिज्या, मतलब चाप बराबर हमारा हो जाएगा थीटा अगुणे ए। अब देखिए ये विकल्प है कहीं, तो ये थीटा गुणे ए केवल इस चारों विकल्पों में से कहीं नहीं है, तो फिर इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा गुणे ए, पाई का मान 180, इसका मान 360, तो 180 भी यहाँ रख देंगे तो 180 से 360 काटेंगे तो 2 बच जाएगा बटे में, तो थीटा गुणे ए बटे ए, लेकिन ये है नहीं, ये होना चाहिए। इसको देखिए ए गुणे थीटा या थीटा गुणे ए तो है ही है, 180 गुणे 2 है लिखा है, तो 180 में 2 गुणे करें 360, 360 बटे में तो 360 कट गया। इस प्रकार से थीटा गुणे ए बच जाएगा, इतना ही। इसका मतलब इसका बी विकल्प सही है, 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है, और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए 45 अंश, कोण ई 56 अंश, तो कोण सी बराबर है। देखिए एक त्रिभुज ABC है, दोनों बना देते हैं, दोनों क्या है, समरूप है, ABC और DEF। कोण ए का मान कितना है इसका, 45 अंश, ठीक है, और कोण ई का मान कितना है, 56 अंश। ये 56 है, ये 45 है। अब चूंकि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है,
दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात इसके प्रत्येक संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कोण ई कोण बी के बराबर होगा, या कोण बी कोण ई के बराबर। तो ये 56 है, तो ये बी भी कितना हो जाएगा, 56, यहाँ 56 हो जाएगा। और कोण सी का मान पूछ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 6 5 11 की 1, हासिल है 1, 5 4 9 1 10। तो इन दोनों का अब 180 में 1 से 1 घटा देंगे तो कितना, 79 अंश। तो इस प्रकार से 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। 11वां प्रश्न है, यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर हम a यहाँ पर कोण लिखा है ना, तो ये थीटा माना जाएगा a, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती ही है, ये पता है हमें। तो तीसरी वाली ये भुजा AB जो हो जाएगी क्या बच जाएगी, आधार। तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 5, AB का मान 5 और कर्ण का मान 13। अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 169 प्लस लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 25, तो 25 इधर 169 में घटा देंगे तो 144 बचेगा। मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 144। लंब से स्क्वायर हटाएंगे तो 144 में अंडर रूट लगेगा, तो 144 का वर्गमूल कितना, 12। तो इस प्रकार से लंब आ जाएगा 12। तो tan a बराबर पूछ रहा है, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार 12/5। कौन सा विकल्प सही है, ए वाला 12/5। अगला 12वां प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पर दिया है cos थीटा का मान कितना दिया है, 1। 1 जो है cos 0 अंश का मान होता है, तो cos थीटा बराबर 1 की जगह लिख देंगे cos 0, cos से cos हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश। समझ रहे हैं। अब tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा का मान 0 अंश है, तो यहाँ 0 रख दीजिए। और tan 0 का मान कितना होता है, त्रिकोणमितिक सारणी में tan 0 का मान 0 होता है। तो 12वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। और यदि 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, मतलब इसका मान पूछ रहा है, तो 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 धन ये tan 30 का स्क्वायर लिखा है, तो 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, 2 का गुणा ऊपर अंश में माना जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा बटे 1 धन 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √9, 9 का वर्गमूल कितना 3। 1 में से 1/3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको लिखते रहेंगे ऊपर अंश वाले 2/√3 बटे 1 में 1/3 जोड़ेंगे, 3 1 के 3, 3 1 4, 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3। ये √3 आ जाएगा नीचे और ये 3 उठ के चला जाएगा ऊपर अंश में। ठीक है ना। तो यही हल कर दे रहे हैं, चलिए इधर हल किए दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इस तरह से 2 गुणे 3 बटे √3 और गुणे 4 हो जाएगा। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब ये 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 2 बार, 3 3 9, 9 पर फिर से 3, तो एक बार अंडर रूट काट दीजिए। तो इस तरह से √3/2 बच जाएगा, क्योंकि √3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा अंडर रूट का, तो √3/2। ये 13वें का ए विकल्प सही है। अगले 14 नंबर का प्रश्न है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बराबर होता है sin बटे cos, तो sin अल्फा बटे cos अल्फा, ये हो जाएगा, ऐसे इसको लिख देंगे। ठीक है ना। sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। ठीक है ना। ये sin अल्फा नीचे आएगा, ये cos अल्फा को ले जाएंगे ऊपर, तो sin अल्फा से sin अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जब sin कट जाएगा ऊपर नीचे से 1, तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos अल्फा बराबर 1। अभी जो है यहाँ अल्फा लिखा है ना, 12वां प्रश्न में क्या लिखा था, थीटा लिखा था। चाहे अल्फा लिखो चाहे थीटा लिखो। अभी मैंने बताया है कि cos 1 जो है cos 0 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 0, तो cos 0 cos अल्फा बराबर cos 0, तो cos से cos हट जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश, अल्फा का मान होगा, यही पूछ रहा था, तो डी विकल्प सही है, अल्फा का मान 0 अंश होगा। 14वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। अगला 15वां है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए इस तरह से एक सर्किल है और सर्किल जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पर, जैसा
मान लीजिए ए बी ये कितने कोण बना रहा है 60 अंश, ठीक है ना, मतलब थीटा बराबर कितना है 60 अंश है। और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट करके आगे लिखते जाते हैं पूरा। ए बराबर थीटा का मान 60 बटे 360 गुणे पाई। अब चूंकि पाई में आंसर आ रहा है तो पाई का मान हम 22/7 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आर का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे मतलब 6 के घाते 2, तो 6 के घाते 2 का मतलब 6 का 2 बार गुणा। अब इसको काट दीजिए, देखिए 6 छंग 36, ये 360 मतलब 60 में 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 360, तो ये 6 और 60 360 से कट गया, कितना बचा पाई गुणे 6, पाई गुणे 6 का मतलब 6 गुणे पाई, 6 गुणे पाई का मतलब 6 पाई। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये बी विकल्प सही हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, ठीक है ना, स्क्वायर में। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए एक घन ये इस तरह से है और दूसरा घन ये इस तरह से है, ठीक है ना, सेंटीमीटर है। इसकी भुजा कितनी है ए सेंटीमीटर, ए इतनी है, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2a सेंटीमीटर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर 2a, लंबाई 2a हो जाएगी, चौड़ाई a हो जाएगी और ऊंचाई भी कितनी है a ही रहेगी। तो घनाभ का पृष्ठीय बन जाएगा घनाभ, दो घन मिला देंगे तो बन जाएगा घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 गुणे यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, इस तरह से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। 2 गुणे एल का मान कितना है 2a, अब बी का मान है हमारा ए प्लस बी का मान ए गुणे एच का मान ए है प्लस एच का मान ए गुणे यल का मान कितना 2a है, ये इस तरह से। अब इसको जो है हल कर देते हैं, तो 2a में a का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, a का a में तो a स्क्वायर, अब प्लस 2a का फिर a में करेंगे तो 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़िए तो 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर में 2 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5a स्क्वायर, ये इस तरह से। 5 का 2 में गुणा करें कितना 10, तो 10a स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो है 16वें प्रश्न का जो है सी विकल्प सही है 10a स्क्वायर, ठीक है ना। सारणी का माध्य होगा, तो माध्य देखिए, माध्य मतलब समांतर माध्य पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना वर्ग अंतराल दिया ही हुआ है, ये वर्ग अंतराल। अब इसके बाद बारंबारता भी दी हुई है एफ, ये वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बारंबारता इसकी दी हुई है 4, 5, 4, 7, वर्ग अंतराल दिया है तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पद। पद का मतलब x का मान उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ के आधा कर दिया जाता है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, भाग देंगे 2 से तो 5 आएगा। 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 2 से भाग देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 15, 15 5 में कितने का अंतर है 10 का, तो 10 जोड़ते चले जाइए, तो 15 में 10 जोड़िए तो 25, और 25 में 10 जोड़िए तो कितना 35। यह प्रश्न मैं अपने इसी चैनल में बता चुका हूँ इस प्रश्न को। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न को मैंने बताया हो, समझ रहे हो ना। इसका समझ लीजिए कि जो है 100 में 100% मेरे वीडियो से ये प्रश्न पूरा पेपर आया है। तो सारे वीडियो अगर देख लेते 1 महीने पहले तो आपके 70 में 70 नंबर आ जाते, ये फुल गारंटी थी, ठीक है। लेकिन लोगों ने सोचा कि छोटा चैनल है कौन देखे। मैं तुम्हें बता दूं सब लोगों को, मुझे कम से कम 15-16 साल पढ़ाने का अनुभव है गणित का, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जिस चैनल में मनोरंजन होता है उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, बाकी कहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो फिर यहाँ पर पद निकाल लिए हम x, एफ कितना हो गया, एफ हमारा लिखा हुआ है तो हम निकाल लेंगे एफ गुणे एक्स। तो एफ गुणे एक्स 5 चौको 20, 15 पना 75, 25 चौको 100, 35 सत्ते, इनको सबको जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और जो है इसी प्रकार से बारंबारता जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ बारंबारता हो जाएगी। 7 4 11, 11 में से 5 जोड़ेंगे 16, और 16 में से 4 जोड़ेंगे 20, तो सिग्मा एफ का मान हो गया 20।
इस तरह सिग्मा एफ एक्स जोड़ देते हैं तो 5 5 10 के 0 हासिल आए 1, 4 1 हासिल 5, 7 5 12, 12 2 14 के 4 हासिल आए 1, सैकड़ा वाले पद हासिल 1 और 2 3 और 3 1 4, 440। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा माध्य मतलब समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान है 440 बटे सिग्मा एफ का मान है 20। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 44 को तो 22। तो इस तरह से समांतर माध्य का मान आंसर हो गया हमारा 22। तो ये प्रश्न 17 का डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी माध्यिका वर्ग, ये 18वां प्रश्न है। सारणी का माध्यिका वर्ग बताइए। तो वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, लिख देते हैं, ठीक है ना। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। और बारंबारता कितनी लिखी हुई है, वर्ग अंतराल, और बारंबारता f का मान है 4 6 10 6 4, ये वर्ग अंतराल हो गया। अब जब भी हमें माध्यिका वर्ग या माध्यिका निकालना हो तो संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है, इस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 4 4 में से 6 जोड़ेंगे 10। इस प्रश्न को भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, मेरे पिछले जो भी वीडियो पड़े हैं उसमें देखेंगे, किसी न किसी वीडियो में इसको बताया, मुझे याद है अच्छे से। 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 26 और 26 में 4 जोड़ेंगे 30। तो इस तरह से संचयी बारंबारता हमारी ये इतनी हो गई। इन बारंबारताओं का योग ही n कहलाता है या सिग्मा f, ठीक है ना। तो n बराबर इसको जोड़ेंगे तो अंतिम संचयी बारंबारता ही बारंबारताओं का योग होता है। अब देखिए हम कैसे माध्यिका वर्ग निकालेंगे। तो जब n निकल आए तो हमें n/2 निकालना है, n/2। n का मान 30 और बटे 2, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब इस 15 को हमें संचयी बारंबारता में देखना है। तो 15 कहाँ पर होगा, इसमें 20 में होगा 15, इस वाले में, ठीक है ना, क्योंकि 10 में तो होगा नहीं। फिर यहाँ 11 से लेके 20 तक है तो 11 से लेके 20 तक में ही 15 आएगा। तो ये हमारा ये क्या हो गया, माध्यिका वर्ग, ये पूरा माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग कितना हुआ था ये, तो 10 15, ये है माध्यिका वर्ग, ये आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न का। पहला ही विकल्प सही है, ठीक है ना, 10 15। आगे, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब ऐसा वर्ष जो 4 से भाग देने पर कट जाए। जिसे अभी पिछला वर्ष 2024 बीता है ना, तो ये 2024 की जो फरवरी रही होगी वो लीप वर्ष थी, अधिवर्ष थी, समझ गए। तो जब अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है तो उस वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 दिन में रविवार होने की 53 रविवार होने की प्रायिकता जो है 2/7 होती है, ठीक है ना। ये इतना इसका सी विकल्प सही है 19वें का। अभी ही इस प्रश्न को मैंने जो है अभी पेपर के 1-2 दिन पहले इस प्रश्न को बताया हूँ। हमने बताया था कि ये प्रश्न आएगा, ठीक है, आ ही गया। अगला 20वां, यदि, अब ये भी 20वां प्रश्न बताया, 19वां 20वां एक ही वीडियो में प्रश्न है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और वो पेपर सेट है 2023 का, हाँ 2023 का पेपर सेट है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो इसकी प्रायिकता होगी, जब निश्चित रूप से घटना घटित हो ना तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। इसका बी विकल्प सही है 20वें प्रश्न का।